हेलो स्टूडेंट्स, जीएस दृष्टि 2026 हम स्टार्ट कर चुके हैं और जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसे हम कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि भाग ए दे रखा है जिसमें कि आर्थिक विकास है, तो हम इसको थोड़ा एक बार समझ लेंगे। अर्थव्यवस्था सामाजिक परिचय दे रखा है यहाँ पे, जिसमें कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है 3 आधारों पर। पहला स्वामित्व व नियंत्रण के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर, तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पर। जो सामाजिक या नियंत्रण के आधार पर जो होता है, इसमें सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। विकास के आधार पर देखेंगे अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। और वैश्विक आधारों के संबंध पर हम देखेंगे 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टॉप मार्क कर देते हैं। आगे देखते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 तरीके से होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी में हम देखेंगे लाभ एवं बाजार प्रणाली मांग व पूर्ति के आधार पर होती है और ये संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। समाजवादी में क्या होता है, जन कल्याण पर आधारित होती है, ये संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का नियंत्रण होता है। मिश्रित में लाभ एवं बाजार प्रणाली जन कल्याण पर आधारित होता है, संसाधन पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया नियंत्रण के आधार पर। आगे हम देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो वैश्विक आधार पर हमारी 2 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था में होती है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो, उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो, आयात व निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध लगा हो। और आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं आजकल खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस टाइम मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम 4th नंबर पर हैं और हम पीपीपी के आधार पर हम देखेंगे तो हम 3rd नंबर पर हैं। ठीक है, ये दोनों स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आइए परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन ए है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, बी एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय घिसावट व्यय। दोनों कथन सही है। आर्थिक विकास के प्रमुख कारक है, तो प्रमुख कारक हमको बताना है। पूंजी का संचयन, ठीक है, तकनीकी सुधार होता है, जनसंख्या में परिवर्तन भी होता है, विशेषीकृत श्रम विभाजन होता है, उद्यमशीलता तथा प्राकृतिक संपदा आदि। स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती, परिवहन एवं नौकरी में आर्थिक क्रिया नहीं है। इसका आंसर है स्वैच्छिक समाज सेवा। आर्थिक समाज में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में सही कथन है। ए आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। दोनों ही कथन ये सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, तो 2020 से 25 की अवधि में एनआईपी लेके आए थे। 29 अप्रैल 2020 को जारी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? तो रिपोर्ट का उद्देश्य हम देखते हैं यहाँ पे कि सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना था तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ था वो हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में क्या स्थिति थी और आज के संदर्भ में क्या स्थिति है। तो हम देखते हैं 1947 से 1989 के बीच में हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो कि कल्याणकारी समाजवाद था, जिसके अंतर्गत और पंचवर्षीय योजना प्लान की गई थी। इसे सीमित विदेशी व्यापार के अंतर्गत मान सकते हैं। 1991 के बाद हमारी जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। पहला है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड है वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो तीन हमारी नई आर्थिक नीति से ये संबंध रखती है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र किससे रिलेटेड है देखते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र कृषि से रिलेटेड है, वानिकी से है, मत्स्ययान से है और खाद्यान्न एवं उत्खनन आदि से है। औद्योगिक क्षेत्र हमारा निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र है हमारा सेवा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आदि। आगे देखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है हमारी परिभाषा, इसकी क्या देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसे राष्ट्रीय आय कहेंगे। राष्ट्रीय आय किसके से मिलकर बनती है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस उसमें से हम घटाएंगे मूल्य ह्रास, निवल अप्रत्यक्ष कर, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हम इसमें से माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके प्लस विदेशों से निवल आय, निवल कारक आय जो आती है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तब हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। परीक्षा संबंधित उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं, जो कि फैक्ट है, ये आपको एक बार पढ़ने होंगे खुद से। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की विधि है, उत्पादन विधि है, आय विधि है तथा व्यय विधि है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्रों में। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था क्लब ऑफ रोम द्वारा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय होती है किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि यानी कि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, उसे ही राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब आपको दो कथन दिए जा रहे हैं और दोनों ही कथन सही है। विकास कथन ए है, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, सही बात है। और कथन कारक आर दे रखा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ये भी बात सही है। दोनों कथन एकदम ठीक है। कथन ए है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, करेक्ट। नेक्स्ट, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सूक्ष्म पर केंद्रित नहीं कर रही है। तो एक कथन सही है किंतु आर गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। टाइप कितने होते हैं राष्ट्रीय आय में? 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सी? एक तो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। गणना विधि के आधार पर उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ये मिलके बनती है। तो कैसे बनेगी?
सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी किसे कहेंगे, हम यहाँ पे जीडीपी देखेंगे। जीडीपी कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जबकि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है किसी देश के नागरिकों द्वारा, नागरिक कहीं भी हो सकते हैं, निवासी और गैर निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस कर देंगे विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, तब हमारा जीएनपी पता चलेगा। आइए और क्लियर करते हैं इसे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर देंगे मूल्य ह्रास, तब हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। जिसे आगे देखते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद GDP NDP इज इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस ह्रास, मूल्य ह्रास करेंगे। जबकि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से इज इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों में से निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे, तब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ, आप इसको लर्न करिएगा ठीक से। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट लाइन डिस्कस कर लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने के कारण क्या क्या है, अल्प विकसित होने के, जो डेवलप नहीं हो पाती है वो, तो आय का असमान वितरण, किसी के पास कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, उच्च निर्भरतावादी जनसंख्या का भारी दबाव, तकनीकी कौशल की कमी भी है और उच्च बेरोजगारी आदि। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं क्या होती हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात तथा प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक कार्यबल का होना। देश में वृद्धि में अनार्थिक तत्व क्या क्या होते हैं, सामाजिक घटक होते हैं, धार्मिक घटक होते हैं, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक आदि। नेक्स्ट, आर्थिक सुधारों की द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए उपाय हैं। तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार आदि। किसानों का अपनी फसलें काटना तथा कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़ों में बदलना। नेक्स्ट, आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 5 तक। नेक्स्ट हम 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।